सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? बेटे हमारी पिछली वीडियो में हमने व्याकरण पाठ 2 वर्ण और उसकी वर्णमाला किया था। आज हम उसका आगे का भाग करेंगे। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्ण क्या है, फिर उसके बाद वर्ण के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। उसमें से हमने फिर दूसरी वीडियो में किया था स्वर। स्वर के भी आगे दो भेद थे, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने आपको करवाया था व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे, ये देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, ये क ख ग ये सब मैंने आपको करवाए थे। व्यंजन के 3 भेद बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन में क्या बताया था, पहले वर्ण के आधार पर प्रत्येक वर्ग का नामकरण होता है। जैसे क है तो कवर्ग। उसके बाद अंतस्था को क्या बोलते हैं हम, मध्यवर्ती, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में हवा जो है वो रगड़ खाकर बाहर निकलती है। याद है बच्चों, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, साक्षी ऊष्म व्यंजन को व्यक्त करता है नाम। ठीक है बच्चों। उसके बाद आज हम करेंगे व्यंजन तालिका को पूर्ण करेंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था क से ह तक व्यंजन बताए थे। क से म तक किस में आ रहे थे, स्पर्श व्यंजन में। य र ल व अंतस्था व्यंजन, श स स ह ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अड़ के साथ ड ये भी होते हैं 2 व्यंजन। इनको मिलाकर उस दिन हमने 33 किए थे। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या कहलाते हैं, 35 हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35। ठीक है बच्चों, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग जो है वो अंत में होता है या बीच में होता है। देखिए कैसे, जोड़ ये आ गया ना अंत में, और ये भी बाढ़ ये भी अंत में आ गया। ऐसे ही कोई शब्द कहीं कहीं आपको शब्द देखने को मिलेंगे जिनमें इन दोनों का प्रयोग जो है 34 नंबर और 35 नंबर, इन दोनों का प्रयोग जो है कहाँ होगा, मध्य में होगा या अंत में होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाइए, आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ संयुक्त व्यंजन। ये कितने हो गए हमारे, 35, ये 35। ठीक है बच्चों। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। क्ष, त्र, ज्ञ और श। आज मैंने थोड़ा सा ये क्लाउड बनाकर इस तरह से लिखा है जिससे कि आपको अच्छा लगे। ठीक है। उसके बाद ये सभी संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। इनमें 2 व्यंजन जुड़ते हैं, 2 व्यंजनों को जोड़ा जाता है तब एक व्यंजन ये बनता है। देखिए कैसे, जैसे क्ष है, इसमें क मिला हुआ है और श मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद त्र है, उसमें त और र, और ज्ञ, ज, ण, श्र में श और र। ये 2 वर्णों के मेल, दो व्यंजनों के मेल से बना है। ये देखिए, ये 4 है। क्ष, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 है। उसके बाद इन चारों के टुकड़े इस तरह से होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आइए आज हम इसके अलावा, संयुक्त व्यंजन के अलावा हम करेंगे। अच्छा बेटे, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये हमारे व्यंजन जो है पहले 33 थे मेरी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे 2 और बढ़ गए जो अंत और मध्य में आते हैं। उसके बाद 4 अगर इनको भी मिलाएंगे आप तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे, 39, अगर संयुक्त व्यंजन को बीच में मिलाते हैं आप। ठीक है बच्चों। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का अरहित पंचम वर्ण। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का अरहित पंचम वर्ण, ये मैंने 5 वर्ण लिख दिए हैं जो 5वें नंबर पर हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले जुड़ता है, अपने ही वर्ग मतलब उसी सेक्शन का,
उसी सेक्शन के किसी व्यंजन से पहले अगर आ जाता है तो वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, देखो कैसे बच्चों, ये देखिए पहला वर्ग का वर्ग है ना, तो इधर देखिए आप क ख ग घ ड़ ण, ये क्या है, इससे पहले पंचम वर्ण, ये देखिए ये सभी के ना कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये समान चलेंगे। यही रूल को फॉलो करेंगे आप, इसी नियम के हिसाब से चलेंगे। पांचवा जो है, पांचवा वर्ण जो है, अगर वो अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले आ जाता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है। देखिए कैसे, गंगा, ये गंगा लिखा है, हम ऐसे ही लिखते हैं गंगा। ठीक है बच्चों, देखिए गंगा, उसके बाद ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको, ऐसे भी मिलता है। तो ये दोनों जो है एक ही वर्ग में है ना, ये देखिए ये भी इसी में है, ये भी इसी में है और ये भी इसी में है ना, दोनों एक ही वर्ग में। तो ये दोनों जब एक ही वर्ग में है, इससे पहले वाला व्यंजन इसी वर्ग में है, तो वो अनुस्वार हो गया, यानी कि वो क्या बन गया, गंगा बन गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद य र ल व श स स ह के पहले यदि सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर अनुस्वार। दूसरी कंडीशन इसकी ये है, पहली तो ये थी, दूसरा जो इसका है प्रभाव वो ये है कि यदि सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। सम देखिए कैसे, अगर हम आपको संरक्षक बोलते हैं, कहते हैं ना कि संरक्षक वर्ड लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे स बिंदी र क्ष और क। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं इस कह दूं आपको कि इसके टुकड़े करके दिखाइए, तो आप ऐसे करेंगे सम प्लस रक्षक। बेटे देखिए आ गया ना, ये देखिए जो कंडीशन थी, यदि सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर सम उपसर्ग आ गया ये, और म के स्थान पर हमने क्या लगा दी, इधर बिंदु लगा दी। समझ आया बच्चों? दोबारा देखिए, इन सभी के से पहले यदि सम उपसर्ग, ये जो मैंने लिखे हैं व्यंजन, इनसे पहले अगर सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर बिंदु, यानी कि ये अनुस्वार होगा। जैसे सम, संरक्षक, संहार और संसार। लेकिन इनके टुकड़े करेंगे तो समरक्षक, संहार, संसार। ठीक है बच्चों, म की जगह क्या आ गई, अनुस्वार आ गया। म की जगह क्या आ गया, अनुस्वार आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये तो था अनुस्वार। उसके बाद है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक व मुंह से होता है, यह स्वरों पर लगता है। जैसे ये जो खड़ी पाई होती है ना बेटे, खड़ी पाई स्वरों पर तो लगता है, लेकिन एक निशानी आप इसकी ये रखिए कि खड़ी पाई जो है, खड़ी पाई के ऊपर लगता है ये। ठीक है बच्चों, जैसे इसका उच्चारण नाक व मुंह से होता है, अंगूठी, अंगूठी। आप बोल के देखिएगा, इसका अभ्यास कीजिए, इसकी आवाज आपको आपके नाक से आएगी और मुंह से आएगी। ठीक है बच्चों, बालिकाएं, बालिकाएं नाक से भी आएगी और मुंह से भी आएगी, बालिकाएं। उसके बाद विसर्ग। उसके बाद आज हम करेंगे बेटे, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए हम आज ये भी करेंगे विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसके चिन्ह क्या होता है, ये दो बिंदु, ये देखिए दो बिंदु नजर आ रहे हैं आपको, यस, दो बिंदु जो है विसर्ग का चिन्ह है। संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे प्राय, ठीक है, प्राय मतलब हर रोज, और प्रातः, प्रातः मतलब सवेरे, सुबह। ठीक है बच्चों, ये दो शब्द मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं और ये बिंदु। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझ आ गया, इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे आप संस्कृत में कोई भी वर्ड बोलते हैं, प्राय, ए की आवाज आ रही है, देख बोल के देखिए, विसर्ग लगता है इसमें। विसर्ग का चिन्ह जो है वो ये बिंदु है, और प्राय ए की आवाज आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, विसर्ग। हा के, प्राय, इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द होता है बकै, देखिए मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, बकै है, बकै है, मैंने बोला ना बकै है आ रहा है ना, है आ रहा है, तो ये देखिए बकै है। बकै मतलब होता है संस्कृत में बगुला। आप संस्कृत अब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा, बकै है बगुला। ठीक है बच्चों, उसके बाद
दूसरा जो है हमारा आज का लास्ट है हमारा टॉपिक हलंत चिन्ह। जब कोई व्यंजन आधा लिखा जाता है तब प्रयोग होता है। यह कब प्रयोग होता है? जब कोई व्यंजन आधा लिखा जाता है। देखिए कैसे, आपका व्याकरण का ही शब्द ले लीजिए, व्याकरण में वो आधा है तो ये हलंत लगता है। ठीक है, हलंत लगता है। उसके बाद दूसरा शब्द मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, भ के नीचे अगर हलंत लग गया, ये टेढ़ा वाला डंडा, टेढ़ा वाला, ठीक है, टेढ़ा व्यंजन के साथ में टेढ़ी टेढ़ी ये जो लाइन सी लगाते हैं वो, ये क्या हो गया? अभ्यास। अब देखिए अभ्यास है, अभ्यास में मैंने भ बनाया है, उसके नीचे हलंत बनाया है और फिर क्या लिखा है? अभ्यास को मैंने पूरा लिखकर भी दिखाया है कि आधा भ है इसलिए अभ्यास। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है जो मैंने आज पढ़ाया है, अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। लेकिन उसके लिए आप अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन जरूर लिखें। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखकर मुझसे बात कर रहे हैं और काम को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।